हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मींस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना। हमने डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इसकी बेसिक क्लास भी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल की क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप सबसे पहले बेसिक क्लास पढ़ें इसकी और उसके बाद आ जाए क्रेडिट बैलेंस पे। ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या होता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक? पहली चीज तो ये कि कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, पहली चीज हो गई। ठीक है। दूसरा, जो भी डेबिट बैलेंस में जिन चीजों को हम ऐड करते हैं तो उसको क्रेडिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट में लेस कर देंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जिन चीजों को हम डेबिट बैलेंस में लेस करते हैं उनको ओवरड्राफ्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और हर एक एंट्री अपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। अगर आपने डेबिट बैलेंस अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको क्रेडिट बैलेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन कीजिए। जब आप डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, तो आपको क्रेडिट बैलेंस बहुत इजी लगेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। हम तो ये मैंने 4 बैलेंस आपको बताए हैं शुरू से। कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक पासबुक का डेबिट है, पासबुक का क्रेडिट है। तो जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कैश बुक का इसी के क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आज का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम यहां रख दें, क्या यहां रख देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द पासबुक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जो कि पासबुक का बैलेंस शो करे। ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो कितना है? 6340 दिया हुआ है। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, पेन को। चलिए, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सबसे पहले हम यही लिखेंगे यहां पर ऊपर। यहां से स्टार्ट करते हैं बैलेंस से हम। ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दिया है? 6340। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? देखिए, अब ये एंट्री है, यहां पर लिखेंगे हम ऐड। ठीक है। और यहां पर लिखेंगे हम लेस। ऐड एंड लेस। ठीक है ना। ऐड और लेस। तो जिन चीजों का ऐड करेंगे वो यहां आएगा और जिन चीजों को लेस करेंगे यहां आएगा। अब आपको कैसे क्वेश्चन करना है, हालांकि मैंने बेसिक क्लास में ये चीज बता दी थी, एक बार और सुन लीजिए आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बात करेंगे क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। तो जैसे आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कैश बुक का, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस बिजनेसमैन की एक तो हम बात कर लेंगे, हम अपनी बना रहे हैं, अपनी कैश बुक बना रहे हैं, हम खुद ही बिजनेसमैन। ठीक है, सिंपल रहेगा। हम अपनी पासबुक कैश बुक बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब ये होता है कि हमारा अकाउंट में पैसा जमा नहीं है, उल्टा हमने बैंक से क्या कर रखा है? ओवरड्राफ्ट ले रखा है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जिसे लिमिट बोलते हैं हम, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सभी बिजनेसमैन को मिलती है बैंक के थ्रू। अगर आप लेना चाहें, कई सारे बिजनेसमैन हैं जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जब हमारे, अगर ऐसा कभी होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा नहीं है, बैंक में हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, कम है, और हमने किसी को चेक इशू कर दिया तो बाउंस ना हो, ये बहुत सारे मैटर होते हैं। तो हर एक बिजनेसमैन बैंक से एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट बनवा के चलता है, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम जैसे क्वेश्चन वाली बात करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो क्वेश्चन कैसे करना है? तो हमने जो डेबिट बैलेंस में किया था, हमने क्या किया था डेबिट बैलेंस में, कि कैश बुक के जो डेबिट बैलेंस में जिन चीजों को, जो भी डिफरेंसेस आए थे पासबुक से, हमने उनको टैली करा था। और हमने क्या किया था, अगर पासबुक प्लस हो गई थी तो हमने अपनी कैश बुक को भी प्लस कर लिया था, और अगर पासबुक माइनस हो गई थी तो हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर लिया था। ठीक है। इसके अपोजिट, अगर हमने हमारी कैश बुक प्लस हो गई थी और पासबुक में कुछ नहीं हुआ था, तो बराबर करने के लिए हमने अपनी कैश बुक को कम कर लिया था, माइनस कर लिया था। या हमारी कैश बुक कम हो गई थी और पासबुक हुई नहीं थी,
दोनों को टैली करने के लिए हमने अपने कैश बुक को क्या कर लिया था, बढ़ा लिया था। ठीक है, ये सभी चीजें करते हैं हम डेबिट बैलेंस में। अब हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट बैलेंस, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। मींस क्या अपोजिट होगा, जैसे कि पासबुक है, तो पासबुक अगर प्लस हो गई होगी तो हम अपनी कैश बुक को प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेबिट बैलेंस में, लेकिन क्रेडिट बैलेंस क्या कर देंगे, माइनस। मतलब हमें पासबुक से अब टैली नहीं करना है, पासबुक के अपोजिट काम करना है। अगर पासबुक प्लस हो गई तो हम अपनी कैश बुक को प्लस नहीं करेंगे, उल्टा क्या कर देंगे, माइनस। इसी तरह अगर पासबुक माइनस हो गई तो हम अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीजें, ये कंसेप्ट है, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक ही बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि हम फॉर्मेट जैसे हमने या तो अगर पूरा फॉर्मेट याद किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो चीज सर ये डेबिट होता है तो मतलब ऐड होता है तो ऐड करेंगे, लेस होता है तो। लेकिन अगर हमने फॉर्मेट याद नहीं किया है या हमें नहीं पता कि क्या चीज प्लस होती है क्या चीज माइनस, ये ट्रिक काम आती है कि डेबिट बैलेंस में हम पासबुक से टैली करते हैं और क्रेडिट बैलेंस में उसको अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंट्री। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹160 फॉर 6 months वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मीनिंग ये है कि हमने बैंक से ज्यादा रुपया विड्रॉ कर रखा है, एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है हमारे अकाउंट से। ठीक है, तो उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। तो उस पर बैंक क्या करेगी, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो बैंक ने क्या किया है, ₹160 ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, इसे हमने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा। क्या हुआ होगा, जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो हमारी पासबुक को उतने अमाउंट से माइनस कर दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को, डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को माइनस करते हैं, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो क्या कर देंगे, कैश बुक को प्लस कर देंगे। ठीक है, पहली एंट्री करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज। ठीक है, कितना अमाउंट है, ₹160। तो 160 से हमने क्या किया, इंटरेस्ट को प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ₹30 वाज डेबिटेड इन पासबुक। बैंक ने चार्ज किया, बैंक ने कुछ अपने चार्ज लगते हैं बैंक के, तो बैंक ने चार्ज के ₹30 पासबुक में डेबिट कर दिए, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। देखिए, जब भी बैंक कोई भी चीज पासबुक में डेबिट करेगी, इसका मतलब होगा पासबुक हमारी उतने रुपए से कम हो गई। बैंक ने चार्ज लगाया, तो चार्ज लगाएगा तो क्या होगा, बैंक चार्ज लगाती है तो हमारी पासबुक में उतना रुपये डिडक्ट हो जाएगा, उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो हमारी पासबुक क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस होता तो क्या करते हैं, कैश बुक को भी माइनस करते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी, बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक चार्जेस चार्ज, कितने रुपीस आएंगे, 30। ठीक है, नेक्स्ट, चेक वर्थ ₹1168 वर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज येट। हमने चेक इशू किए 1168 के, 1168 रुपए के चेक हमने इशू किए। जब हम चेक इशू करते हैं किसी को तो उतने अमाउंट से हम अपनी कैश बुक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इशू करने का मतलब ही होता है किसी को पेमेंट के लिए देना। तो अगर हम चेक अपने इशू कर रहे हैं मतलब हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो, चेक तो इशू किए थे लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जैसे हमने अपने किसी कस्टमर को चेक दिया, ठीक है, चेक दिया, वो चेक बैंक में लेके गए ही नहीं, बैंक ही नहीं पहुंचा, और हमने जब उसको चेक दिया होगा तो क्या किया होगा, हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन बैंक ही नहीं पहुंचा तो पासबुक में कुछ हुआ नहीं। तो अब डेबिट बैलेंस होता तो बराबर करने के लिए क्या करते, कैश बुक को प्लस कर देते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चला है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना जाएगा, 1168, 1168 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किए ₹2170, 2170 रुपए के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, वर नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, लेकिन वो अभी तक जमा नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा, जब भी हम चेक डिपॉजिट करने भेजेंगे, देखो दो चीज होती है, एक तो चेक इशू करना होता है और चेक डिपॉजिट।
जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को माइनस करते हैं, और जब चेक डिपॉजिट करने भेजते हैं तो कैश बुक को प्लस करते हैं। क्योंकि जैसे किसी से हमें चेक मिला और हम क्या करेंगे, उस चेक को अपने बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, तो उतने रुपए से हमारी पासबुक क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमने इस चेक को डिपॉजिट किया था तो अपनी कैश बुक को क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा। क्योंकि हमने जिस चेक बैंक भेजा, हमने सोचा कि ये चेक तो डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमने अपनी कैश बुक को प्लस कर लिया। लेकिन वो अभी तक जमा नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो पासबुक में तो कुछ हुआ नहीं, और कैश बुक हम प्लस करके बैठे हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस होता तो क्या करते हैं, कैश बुक को माइनस कर देते। लेकिन क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, अपोजिट करना है, तो कैश बुक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी फोर्थ, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 2170, 2170। ठीक है, लास्ट एक लास्ट एंट्री और है, ₹1200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट collected by the bank but were not entered cash book, were not entered in cash book। ऐसा लिखना रह गया शायद, उसमें एंट्री होगी कि ₹1200 as interest on investment collected and credited by the bank were not entered in cash book। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने क्या किया, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, ₹1200 का इंटरेस्ट मिला है हमें, और बैंक ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो गया वो, तो बैंक में हमारी पासबुक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया। तो पासबुक बढ़ गई, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला तो क्या हुआ कि हमारी पासबुक उतने रुपए से बढ़ गई, कितने से, 1200 से। डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को प्लस करते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस में अपोजिट करना है, तो ₹1200 से अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड कितना जाएगा, 1200। ठीक है ना, 1200। तो ये आ गया इंटरेस्ट को हम यहां ले आते हैं, चलिए ये आ गए। ठीक है, तो अब ये एंट्रीज हो गई, कंप्लीट हो गई, सभी एंट्री, पांचों एंट्री हमने कर दी है। अब लगाते हैं हम टोटल। कैसे टोटल लगाएंगे, तो जो चीजें ऐड लिखी हैं उसको ऐड कर देंगे, जिन चीजें को लेस है उनको लेस कर देंगे। तो पहले एडेड वाली चीजों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, इन सबको ऐड कर ले बैलेंस में। तो देखिए 0 6 3 9 9 7 16 पावर 1 1 1 2 2 1 3 एंड 2, कितना आ गया, 2360। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लें किसमें, बैलेंस में। तो 0 6 4 10 पावर 1 3 3 6 प्लस 1 7 6 2 8, कितना आ गया, 8700। ठीक है, अब इस 8700 में से ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो पहले तो इन दोनों को प्लस कर लें, तो 8 6 2 1 3 1 1 2, कितना आ गया, 2368। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 8700 में से माइनस कर देंगे। 10 में से 2 7 3 4 3 8 2 6, कितना आ गया, 6332। ठीक है ना, 10 में से 8 2, ये 7, 10 में 7 3 4 7 is 4 3, 8 में से 2 6। तो ऊपर कैश बुक है, ऊपर कैश बुक से स्टार्ट करा था, तो आंसर जो आएगा वो किस पे आएगा, पासबुक पे। तो ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ऊपर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, तो ऊपर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। तो जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना आ गया, 6332। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, आपको ये प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप इसकी बेसिक क्लास देखें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट देखें, 11 की प्लेलिस्ट में हमने अपलोड किया है, वहां से आपको बेसिक क्लास मिल जाएगी। ठीक है,
फिर इसके बाद में पार्ट 2 से स्टार्ट होंगे डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन। तो डेबिट बैलेंस, पहले डेबिट बैलेंस पढ़िए आप, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार बताया, जब भी कोई चैप्टर आप बीच में से स्टार्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। आप जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वो इजीली आपको समझ में आएगा और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हमने डेबिट बैलेंस पढ़ लिया है और क्रेडिट बैलेंस पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ और टॉपिक में लेकर आऊंगा, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए आप। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल इसी नाम से है, तो उसे भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जल्दी से फॉलो कर लें उसे भी, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।